Welcome, Colonel Dr. Avneendra Soni, to Make Me Star Studio, sir. धन्यवाद। सर, आप जैसे क्वालिफाइड लोगों की हमें बहुत ज़रूरत होती है हमारी सोसाइटी को, जो कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी हमारे व्यूअर्स को दे देती हैं। और आपकी क्वालिफ़िकेशन देख करके मुझे लगा कि आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ हासिल की हुई हैं, पीएचडी भी हैं, और फ़ौज में तो खैर आपने पूरी नौकरी की है। सर, आपने इतनी सारी डिग्रीज़, इतनी पढ़ाई कब और कैसे की, ज़रा बताएँगे? घर में सबसे छोटा था तो प्रयाग विश्वविद्यालय से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज की तारीख में है, वहाँ से एमएससी की। घर में फ़ौजी अफसरों का सिलसिला था, 2 भाई ऑलरेडी अफसर थे, तो मेरे फादर ने बोला तुम भी दे दो। एसएस से हम सारे लोग घर में, हमने भी दे दिया। हमारा वैसे सिविल सर्विस में जाने का इरादा था। ओके। तो एमएससी फाइनल मेरा होते होते मैं क्वालिफाई हो गया सब कुछ। उसके बाद वो जैसे बोलते हैं ना कि डेजिग्नेट टाइप हो गया मैं, तो क्लास में भी बड़ी अच्छी इज्जत होने लगी कि तो उसका ऑलरेडी सब कुछ हो गया है। तो इसके पहले कोई कुछ और सोच पाता। एमएससी का जब रिजल्ट निकला 15 अक्टूबर 82 को, 25 अक्टूबर को मैं ओटीए पहुंच गया, तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा। और उसके बाद दिल में एक इच्छा कभी ये भी जागी थी कि डॉक्टरेट करूं। इतने सालों में वो मौका नहीं मिला फौज की सर्विस में। आफ्टर 32 ईयर्स आई रिटायर्ड। आपने 32 साल नौकरी की हाँ, फौज में? 32 साल जो है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, आई पुट इट दैट वे, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। ओके सर। एंड किस रेजिमेंट में? मैं आर्मर में मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद ज़्यादातर मेरी सर्विस जब मैं बाहर रहा, मतलब यारी पे या स्टाफ पे, वो मैं इन्फेंट्री फॉर्मेशंस के साथ रहा। तो मेरा एक्सपोजर बड़ा अच्छा रहा कि मैंने आर्मर कोर ऑफिसर होने के नाते हाई एल्टीट्यूड भी देखा, लाइन ऑफ कंट्रोल भी देखा, और बॉर्डर सिचुएशन, बाकी जितने वॉरफेयर्स होते हैं, सिनेरियो टेरेन, डिजर्ट वॉरफेयर भी देखा, जंगल वॉरफेयर भी देखा, और ये डीसीबी सिनेरियो वगैरह। तो बड़ा अच्छा, मतलब एक वाइविड एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो इस तरह से। और आप तो दो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन भी आपको मिले। हाँ, वो लोगों ने सोचा होगा कि अच्छा काम लायक हूँ तो दिया होगा। दैट्स वेरी गुड। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी, आपने चूंकि इसकी चर्चा की, एक थोड़ी शिकायत कर देता हूँ। रिकमेंडेशन तो बहुत हायर अप की गई थी, बिल्कुल, लेकिन शायद लोगों ने सोचा कि सर ये हो जाता है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा थोड़ी भड़ास निकाल ले। वो भी ठीक है सर, वो भी जरूरी है। तो सर, ये जो आपने एक तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही फौज में आए थे, हाँ, फिर बाकी 2 पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद फिर जो है क्या हुआ कि हमारी हायरार्की फौज की इस तरह से है कि एवरीबडी कैन नॉट बिकम जनरल। बिल्कुल। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, अनलाइक इन जैसे कि सिविल माहौल में होता है, लाइक ए पैरेलल इट ग्रोज। हमारे यहाँ बहुत स्टीप पिरामिड होता है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे और भी हमारे सिस्टम ने बोला कि अब हो गया आपका। तो हमने बोला ठीक है, हम अपने को तैयार करेंगे दूसरी लाइफ के लिए, सिविल लाइफ में। तो फिर मैंने एमबीए किया। ओके सर। और मैंने एमबीए किया पार्ट टाइम। जब मैं पोस्टेड था लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो मैं जब आता था छुट्टियां तो मैं ये करता था, बाकी जो चीज़ें होती रहती थी। मेरा एमबीए हो गया, एंड गॉड्स ग्रेस आई पास्ड इट विद गुड स्टेटस। उसके बाद फिर जब मैं और एक दूसरी पोस्टिंग पे गया, तो मैंने सप्लाई चेन में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने सप्लाई चेन में फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ओके। और इस बीच में फिर रिटायर हुआ 2014 में। रिटायरमेंट के बाद, तो उसके बाद आपने पीएचडी की? हाँ, आई एम जस्ट कमिंग एट इट। तो रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने जॉब की, और मैं होटल इंडस्ट्री में रहा। होटल इंडस्ट्री से फिर मुझे एक ओएनजीसी का बड़ा छोटा सा ऐड आया था, तो मेरी वाइफ ने देखा, देखो शायद तुम्हारे लिए है क्या ये, तो आई अप्लाइड इट, एंड गॉड्स ग्रेस आई गॉट सेलेक्टेड। तो आई जॉइन ओएनजीसी एज डिप्टी जनरल मैनेजर जोरहाट में। तो जोरहाट में जो है एक यूनिवर्सिटी है, काजीरंगा यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ के जो वाइस चांसलर थे, एक दिन हमारे जोरहाट में हमारी मिलिट्री स्टेशन में पार्टी थी, मैं ओएनजीसी में था, तो मुझे बुलाया गया था। तो उनसे मिला, डॉक्टर सुनील राय।
और उन्होंने हमारी ऐसी बातचीत कुछ हुई तो ऐसे एक एकेडमिक डिस्कशन हुआ कुछ एकेडमिक के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि इफ़ एनीबडी ऑफ यू वांट्स टू परस्यू पीएचडी, वी गॉट दिस यूनिवर्सिटी एंड वी आर ओपनिंग द पीएचडी फर्स्ट टाइम हियर। तो उनसे बातचीत में अपने दिल के कुछ जो अरमान गड़े हुए थे इतने सालों से वो बाहर आए। बातचीत हुई, काफ़ी लंबा हमारा डिस्कशन हुआ, फिर एक बार यूनिवर्सिटी में जाकर डिस्कशन हुआ, फिर उन्होंने बोला आप अप्लाई करिए, अपीयर फॉर द टेस्ट एंड लेट्स सी। और अपीयर हुए, सेलेक्ट भी हो गए, इंटरव्यू हुआ और हमारा जो है सिलेक्शन हो गया पीएचडी करने के लिए। बस फिर दिल में जो इच्छा इतने सालों से दबी हुई थी कि डॉक्टरेट भी लग जाए, तो धीरे धीरे हुई। आपका क्या सब्जेक्ट था सर और किस विषय पे आपने? तो चूँकि मैं मैनेजमेंट का मैंने पीजी एक और की थी, एमबीए किया था, तो मैनेजमेंट स्ट्रीम से मैंने किया। और मुझे हमेशा दिल में आता था कि जो है जब भी मतलब अपनी मैंने सर्विस लाइफ में ग्रो होते हुए देखा, फिर मैंने ओएनजीसी में आया, चूँकि ओएनजीसी में मैं जिस स्ट्रीम में था, अप स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन, ऑयल इंडस्ट्री को बेसिकली 3 भागों में अगर हम डिवाइड कर दें तो एक होता है अप स्ट्रीम विच इज़ द मोस्ट डेंजरस सेगमेंट ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री, विच इंक्लूड्स एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, विच आर द मोस्ट डेंजरस ऑपरेशंस ऑफ द। फिर होता है मिड स्ट्रीम और उसके होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जैसे पेट्रोल पंप्स, डेपोज एंड ऑल, ये करेक्ट। मिड स्ट्रीम रिफाइनरीज और इस तरह की चीज़ें। तो चूँकि अप स्ट्रीम सेक्टर में था, मैंने वहाँ एक्सीडेंट्स होते हुए देखे। और इट इज़ नॉट द लॉस ऑफ द ह्यूमन बीइंग ओनली, इट इज़ द ओवरऑल लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, फाइनेंशियल लॉस, सिस्टम्स लॉस, the production losses, all these things, and time loss, बिल्कुल ये सारी चीज़ें। और चूँकि हम एनर्जी इंडस्ट्री में हैं, विच इम्पैक्ट दी देश की एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर डिसरप्शन होता ही है। और ओएनजीसी चूँकि हमारी जो सबसे बड़ी अपने देश की सबसे बड़ी कंपनी, ऑयल कंपनी, नवरत्न में से, हाँ, और उसके बाद दुनिया में भी इसका नाम है, तो उसका हिस्से देखने के वजह होने की वजह से मैंने बहुत सी चीज़ नोटिस की। तो मुझे लगा कि जो है, और मैं जब आर्मी में था, एक लास्ट मेरा पोस्टिंग के पहले जब मैं तंगधार में पोस्टेड था, तो एक चीज़ ने मेरे को बहुत फ़र्क डाला। क्या हुआ कि 8 अक्टूबर 2005 को तकरीबन 9:52 पे एक भूकंप आया था, कश्मीर अर्थक्वेक के नाम से उसको बोलते हैं। मैं भी उस हिस्से में था और मैं भी इफ़ेक्टेड था, मैं भी एक भूकंप का जो है विक्टिम था, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी सब कुछ गिर गया था। अगले 7 दिन तक मैं जिस कपड़े में था उसी कपड़े में था। मुझे मालूम है, मैं भी उस एरिया में नौकरी करता हूँ 2000 में, और तंगधार का जो एरिया है वो काफ़ी बाउल जैसा है और लिमिटेड है, वहाँ पे पहुँचना भी आसान नहीं है। एज ए विक्टिम आप ये सोचिए कि जो सारा कुछ सिचुएशन होता है मैं उससे गुजरा हूँ। मतलब मेरे पास गर्म कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, लोगों ने हेल्प की, अपने साथियों ने कि ठीक है यार तुम हम मेरे से ले लो, बाकी तो और कुछ मैं और ज़्यादा गहराई में नहीं उतरना चाहता। तो हुआ है कि जब अर्थक्वेक आया उस दिन, तो चूँकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में थे, लाइफ थोड़ी रिलैक्स ही होती है, और तो अचानक जो है बहुत जैसे शेलिंग की आवाज़ आना शुरू हुई, कुछ शेकिंग सी शुरू हुई। तो हमने सोचा शायद अचानक पाकिस्तान ने अपनी साइड से शुरू कर दिया, उसमें भी ऐसे लेकिन जब ऐसा, तो हम बाहर गए, जब मैंने बाहर देखा तो देखा कोई बोल्डर वगैरह रोल डाउन हो रहे थे हाइट से, जैसा कि आपने बोला तंगधार ये बाउल आपने देखा हुआ है। और उसके बाद ज़मीन बहुत तेज़ से जो है वाइब्रेशन, वेरी अनप्लेजेंट सी वो फीलिंग, इतना लंबा जो है तकरीबन 52 सेकंड का वो अर्थक्वेक था, वेरी लॉन्ग, एंड 7.4 की उसकी जो है रिक्टर स्केल पे तीव्रता थी। तो उसके बाद हमें ये लग रहा था कि हम तो बाउल में हैं, ऊपर सारी पहाड़, अगर मान लिया सब कुछ गिर गया तो हमारी तो डेड बॉडी भी कोई जरूर नहीं पाएगा। तो इस सिचुएशन से हम गुजरे। एनी हाउ जब ये पीरियड ख़त्म हो गया तो मैं और मेरे डिप्टी कमांडर हम लोग निकले पूरे अपने इलाके को कैंप देखने के लिए। तो जब अपने कैंप के इलाके में पहुँचे तो मैंने देखा एक पाइन का बहुत बड़ा ट्री गिर गया था और हमारा एक जवान उसके नीचे फंस गया था। हमारे बहुत से जवान ऊपर जो थे वो देख रहे थे, लेकिन कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, सब दब गया समथिंग ऑन दोज लाइंस। तो हमने बोला भी ऐसा करो, कोशिश तो कर सकते हैं, तकरीबन 30-40 लोग हैं, आप इस पेड़ को पुश करो। और हमने कोशिश जब की तो लकली जो है उस जो है बंदा जो नीचे दबा हुआ था उसको कुछ रिलैक्स फील हुआ, उसने अपने तरफ से कोशिश की और थोड़ी मशक्क़त के बाद वो बंदा जिंदा बच गया। तो मेरे दिमाग में बात हमेशा घर करती रही
कि यार अगर लोगों का बिहेवियर ऐसे टाइम पे भी हम्म, कंट्रोल रहे और उसको सही तरीके से जोड़ा जाए, बशर्ते कि डर के भागा जाए। फेस इट। हाँ। तो जब मैंने इस तरह का एग्जाम्पल, जब मैंने वाइस चांसलर साहब से बातचीत की तो उन्होंने बोला आपके पास तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, हम इसके ऊपर जो है आगे खोजबीन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से ये बिहेवियर के ऊपर बात उठी और फिर जो है कुछ एक जो मैंने घटनाएं ओएनजीसी में देखी थी इमरजेंसी की, जैसे एक ब्लो आउट हुआ था हमारे टाइम पे वहाँ पे। नजीरा एक जगह है, ओएनजीसी का बहुत बड़ा स्टेशन है, बिल्कुल। प्रोडक्शन बेस है, वहाँ पे एक जो है ब्लो आउट हुआ था। और एक ब्लो आउट चूँकि मैं उसमें उसके बाद जो है फिर मैंने और कहीं पढ़ा था, एक हम वहाँ पे बागजान में हुआ था एक ऑयल इंडिया का, और एक अलग किस्म का वो ब्लो आउट, एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस होता है सडनली। एक में मैं रोकना चाहूँगा सर आपको। हाँ बताइए। वैसे मैं भी 8 साल हाँ। फ्लाइंग किया हूँ ऑफशोर में, और ऑफशोर में ऑयल इंडस्ट्री के Yes. फ्लाइंग किया हूँ। तो मुझे तो पता है आपने जो बोला ब्लो आउट, लेकिन व्यूअर्स के नॉलेज के लिए बिल्कुल, मैं blow ब्लो out आउट क्या के बारे होता में है? ज़रा बताना चाहूँगा। क्या होता है कि जो रिजर्वायर्स हैं ऑयल एंड गैस के, ज़मीन के अंदर हैं, करोड़ों साल से नीचे गिरे हुए हैं। हम उनको ड्रिलिंग करते हैं, पंच करते हैं रॉक्स को। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 3000 मीटर, 3600 मीटर, 2200 मीटर, इस गहराइयों पे हम जाते हैं और रिजर्वायर को खोजते हैं। पहले उसका बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। तो मैं सीधी पहले बात करूँ कि हमने पंच करते हैं, वहाँ से फिर जो है जहाँ पे रिजर्वायर होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी विद द फोर्स ऑयल और गैस और बोथ ऊपर आता है। उसको हम बड़े रेगुलेटेड तरीके से, उसका बड़ा लंबा साइंटिफिक प्रोसीजर है, उसको हम फिर लाते हैं ऊपर। फिर वो अगर हमारे को लगता है कि रिजर्वायर कॉस्ट इफेक्टिव है, हमें प्रोडक्शन अच्छा देगा, सेफ है, सब कुछ है, तो वहाँ पे फिर वेल अपना पंप वगैरह लगा के उसको करते हैं। अब क्या होता है इस प्रक्रिया में, या जब ऑलरेडी वेल तैयार हो गया है, सडनली जो है नीचे से प्रेशर इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, प्रेशर आया अनकंट्रोल, जो कि ऊपर जो हमने सिस्टम्स लगाए हैं उनको, वो सिस्टम्स उसको ओवर पावर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। डैमेज। उस हालत में जो सडनली जो गश आता है वो ब्लो आउट कहलाता है। बिल्कुल। तो वाटर ब्लो आउट भी होता है, गैस ब्लो आउट भी होता है, क्रूड ऑयल का जो ब्लो आउट होता है। बिकॉज ये सब चीज़ें एक्चुअली उन चैम्बर्स में जो जमीन के अंदर हैं वो अंडर प्रेशर हैं। जब एक बार आपने पंचर कर दिया, अब उसको कंट्रोल करना है तो ऊपर आएगा, नहीं तो ये ब्लो आउट हो जाता है। और अगर वो रेगुलेटेड तरीके से नहीं आया तो ब्लो आउट की तब्दील हो जाता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। बिल्कुल, उसका कंट्रोल करना मुश्किल है। हाँ, वेरी डेंजरस। तो उस तरह की घटनाएं मैंने देखी जहाँ पे ह्यूमन कैजुअलिटी भी हुई और बाकी जो सिस्टम लॉस होता है। एक क्रूड ऑयल को कुएं को खोदने में इन डिफरेंट टेरेन तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए आराम लग जाते हैं आराम से। जहाँ पे ज़्यादा कठिन वहाँ पे और भी ज़्यादा 35-40 करोड़ भी हो सकता है, और डेप्थ से तो ज़्यादा डिपेंड और करता जाते है। होते हैं। तो कई चीज़ें इस पे काम आती हैं कि कितनी रॉक की जो है थिकनेस कितनी है, कितनी गहराई पे है, और कितना बड़ा किस रिजर्वायर तरह का है, कितना बड़ा रिजर्वायर। तो देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल। और वो किस तरह की टेक्निकल आप चीज़ें हैं, लेट्स नॉट गो इनटू किस तरह की मशीन आप इस्तेमाल करें, तो उसकी हम ज़्यादा, लेकिन क्या है फ़र्क कहाँ पड़ता है कि इन सारी चीज़ों का नुकसान होता है। बिल्कुल, वो गौर करने वाली उसमें बात है। और उसमें जो ह्यूमन फैक्टर है, उसमें जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, करेक्ट। उनमें उनकी कभी-कभी क्या काफ़ी बार उनकी गलती भी होती है। अमूमन हाँ। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अमूमन जब मैं अपनी रिसर्च भी कर रहा था, स्टडी, तो मैंने एक कहीं इस बात को नोट भी किया और फिर मैंने चेक बैक भी किया। तकरीबन ऐसे किसी भी इंडस्ट्रियल डिसास्टर में या अदरवाइज अदर देन नेचुरल डिसास्टर, देखिए 3 तरह के डिसास्टर होते हैं। बिल्कुल। नेचुरल डिसास्टर जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ना हमको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कब होने वाला है। फिर आया मैन मेड डिसास्टर या सोशो केमिकल डिसास्टर, इकोनॉमिक डिसास्टर। जैसे कि हमने ये जो वार हो रहा है अभी, आप इसकी बात कर लें, इससे मैन मेड डिसास्टर। बिल्कुल। लेकिन वार के साथ कल को जो समुद्र में एक जहाज डूबा और साथ में सुनामी पैदा हो जाए, तो इट्स ए हाइब्रिड डिसास्टर। बिल्कुल। दैट मीन्स कि इसमें मैन मेड भी है और नेचुरल भी शामिल हो गया। शामिल हो गया। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिसास्टर, नेचुरल, मैन मेड एंड हाइब्रिड डिसास्टर। तो जो सारे मैन मेड डिसास्टर्स हैं उनमें तकरीबन 80 to 90% द कॉजल फैक्टर, द होने वाला जो कारण है, उसमें वो ह्यूमन फैक्टर ही है। मतलब हम सब
फैसिलिटेट करने वाले हैं। बिल्कुल सर, 1 मिनट के लिए रुकूँगा सर आपको यहाँ पे। हमने अभी मैंने कभी पिछला पॉडकास्ट किया था, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे किया था। ओके। तो वो जो पॉडकास्ट बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने देखा है और उसको काफ़ी एप्रिशिएट किया है। वो बेसिकली फोकस था नेचुरल डिज़ास्टर्स पे, नेचुरल कैलेमिटीज़ पर, और उसको कैसे हैंडल करना है। उसके जितने भी एजेंसीज़ हमारे यहाँ हैं कंट्री में, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी व्हेन यू गो थ्रू दैट पॉडकास्ट, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि हमने किन चीज़ों पे बातें की हैं। उसमें जो एक चीज़ रह गई थी, और ऑब्वियसली कोई पॉडकास्ट इतना लंबा हो नहीं सकता जिसमें सारी चीज़ें कवर कर सकें। करेक्ट। उसके लिए मुझे आप जैसा क्वालिफाइड आदमी चाहिए था, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को भी समझा सके कि ह्यूमन बिहेवियर डिज़ास्टर में कितना अहम रोल अदा करता है। और अगर वो हमने कंट्रोल किया तो बहुत सारे डिज़ास्टर तो ऐसे ही कंट्रोल हो जाएंगे। नेचुरल डिज़ास्टर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसको होने के बाद या तो उसके हम जो है जो ऐप्स हैं उनसे जो है हमको वार्निंग मिल सकती है, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन जो मैन मेड डिज़ास्टर जितने भी हैं उसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन फैक्टर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम इसी पर आपसे आज चर्चा करना चाहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बोलूँगा। जी। नेचुरल डिसास्टर, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो लाइटनिंग हो, चाहे सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, बाढ़ हो, या ऐसी और कोई भी चीज़ें जिसके ऊपर जो है हम बोलते हैं ना कि ये ऊपर वाले की देन है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके होने के बाद जो काम होता है रेस्क्यू रिलीफ का होता है, डिसास्टर रेस्क्यू, डिसास्टर रिलीफ और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। करेक्ट। लेकिन जो मैन मेड डिसास्टर है या हाइब्रिड डिसास्टर है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिसमें आते हैं, मैन मेड में इसके अलावा आप ह्यूमन वाला छोड़ दीजिए, सॉरी नेचुरल वाला छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी है सब कुछ मैन मेड है। बिल्कुल। चाहे वो आज जो लड़ाई चल रही है, चाहे वो बहुत बड़ा जो है जो आंदोलन हो जाए, बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, उस दिन एयर इंडिया का हवाई जहाज़ गिर गया अहमदाबाद में, वो हो जाए, आग लगा दी जाए कहीं, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, इवन जंगल फायर्स इतने सारे जो होते हैं वो भी कभी-कभी शुरू होते हैं ऐसे ही। जंगल फायर एक तो नेचुरल फिनोमेना भी है और एक लगाई जाने वाली ह्यूमन फैक्टर है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों में जो है जो ह्यूमन रिलेटेड है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी है। एक तो जैसे मान लीजिए आंदोलन हुआ, उसमें तो खैर नॉन है ह्यूमन फैक्टर है, कई बार ये पता नहीं चलता कि कैसे हुआ। अब जैसे एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, बहुत साल पहले अगर आपको याद होगा जयपुर में बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ था एक ऑयल डिपो में। मैं शायद बात कर रहा हूँ 2006 में, जो इसको छोड़िए मैं और बड़ी बात करता हूँ। 1988 में एक ग्लोबल लेवल का ऑफशोर में ऑयल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डिसास्टर हुआ, जो कि एक उसको बोलते हैं पढ़ाया जाता है लैंडमार्क के तौर पे है। पाइपर अल्फा एक ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म होता था और उससे 2 और कनेक्टेड प्लेटफॉर्म थे, टार्टन एंड क्लेमोर। उसमें क्या हुआ कि अब ह्यूमन फैक्टर की हम बात करेंगे जी। उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा था। उस मेंटेनेंस के काम में उसमें एक दिन एक पंप का वाल्व, 2 पंप थे, पंप ए एंड पंप बी। पंप ए का वाल्व खराब हो गया, तो उसको फ्लैंज लगा के, एक लोहे की शीट लगा के उसको पैक कर दिया, और जब पैक किया तो उसको हैंड टाइट किया, यानी उसको प्रॉपर टाइट किया। शिफ्ट चेंज हुई, जिस शिफ्ट के लोग जो उससे डीलिंग कंसर्न मैकेनिक या टेक्नीशियन है जो भी था, रश आवर्स में पीक चेंज होता है। जैसे हमारे यहाँ भी अमूल जो चेंज कब होता है कि 8 बजे वाली ड्यूटी आई तो शाम को 8 बजे चेंज होगी 12 घंटे ड्यूटी पे। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो दिन में 2 बजे चेंज हुआ, थिंग्स ऑफ दैट काइंड। अब हुआ ये कि अगले वालों ने अगली शिफ्ट को बताया नहीं। जैसे क्वार्टर गार्ड में हम फौज की बात करेंगे, जब दोनों गार्ड चेंज होती है, श्रीमान पूरे 4 टेक ओवर कर लिया है, दूसरा बोलता है श्रीमान हैंड ओवर कर दिया है, उसी मुताबिक हर जगह जहाँ भी शिफ्ट का काम होता है लोग लिख के साइन करते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे भी हुआ। उसके बाद इस बात को बताना भी चाहिए। आपने दे लिया, आपने टेक ओवर कर लिया, कैजुअलनेस। रात के समय क्या हुआ
कि पंप बी जो था, जो काम कर रहा था, उसमें भी थोड़ी दिक्कत हुई। तो जो उस समय की शिफ्ट का जो डीलिंग टेक्नीशियन था, उसने पंप बी को बोला अच्छा इसमें गड़बड़ है, पंप ए को उसने डाइवर्ट कर दिया। उसको लेकिन ये नहीं पता कि पंप ए तो ऑलरेडी फ्लैंज लगा के किया हुआ है। अब हुआ ये कि पंप बी काम नहीं किया, उसको बंद कर दिया, पंप ए को उसने कर दिया, पंप ए ऑलरेडी हुआ है। अब जो गैस और ऑयल का प्रेशर डेवलप हो रहा है, इतना ज़्यादा डेवलप हुआ। अच्छा, दूसरा जो हैंड टाइट था, जो फ्लैंज लगाया था मेटल शील्ड, तो खुल गई, गैस लीकेज होना शुरू हुई और बहुत तेज लीकेज होना शुरू, उसके बाद फ्लैंज खत्म हो गिर गया, तो उससे आग लग गई। जब आग लग गई, उस प्लेटफॉर्म में आग फैलती गई। यहाँ से जो पाइपलाइन जो दोनों दूसरे साइड वाले उसमें थे, उसमें यहाँ से गैस जा रही है, वहाँ से प्रोडक्शन का लोड इधर आ रहा है, उनमें भी आग लग गई। और जो एक फायर वॉल होती है जहाँ पे ट्रुप्स रहते हैं या जो उनका कंट्रोल सेंटर है, वो फायर वॉल सिर्फ फायर को रोकने के लिए थी, शॉक एक्सप्लोजन को रोकने के लिए नहीं थी। और यहाँ प्रेशर तो पूरा वहाँ का कंट्रोल सेंटर जल गया। और फाइनली हुआ ये कि पूरा प्लेटफॉर्म जल गया, 168 लोग सिर्फ मरे, 168 डाइड। कुछ लोग 300 फीट नीचे कूद के जो है समुद्र में, बिल्कुल ठंडे नॉर्थ सी की बात है, उसमें जो है किसी तरह रेस्क्यू कर पाए। कुछ कितने बच्चे कितने वो है, शायद 300 लोग थे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और $1 बिलियन का जो है प्लेटफॉर्म जल के खाक हो गया। और थोड़ी सी अब गलती कहाँ थी? अब बात करेंगे ह्यूमन फैक्टर की। ये मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया कि समझना जरूरी है। बाद में जब कलन एक कमेटी बनाई गई, उस कलन कमेटी ने जो है CULLEN, वन जेंटलमैन वाज देयर, ऑन बेस्ड ऑन दैट कमेटी वाज मेड, उसने 108 रिकमेंडेशंस निकाली कि यहाँ फ्लॉप हुआ। तो सबसे बड़ा जो पहला फ्लॉ हुआ, द कॉम्प्लेसेंसी एंड द कैजुअलनेस वेयर चार्ज नहीं हुआ। उसके बाद जो हैंडिंग टूर के डॉक्यूमेंट हैं, एक डॉक्यूमेंट कहीं और मिला, दूसरा डॉक्यूमेंट कहीं और मिला, दो अलग जगह पे। अगर हैंडिंग टूर की पूरी कहानी है तो एक ही जगह होनी चाहिए। शिप में बहुत सी मेंटेनेंस की इश्यूज थी। 1976 का बना हुआ शिप था वो, 1988 में जल गया। तो ज़्यादा दिन काम भी नहीं किया, 12 साल की बात है। लेकिन लोगों की गलतियों की, लोगों ह्यूमन बिहेवियर, अब बिहेवियर इसमें कहाँ है? हाँ ठीक है, चलता है, ये चलता है अप्रोच, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे हमारे जीवन में हो, चाहे हमारे परिवार में हो, कहीं पे भी चलता हुआ अप्रोच चलती है तो डिसास्टर होना लाजमी है। और पाइपर अल्फा का तो इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि आई ओपनर है। अगर किसी को बताना है कि डिसास्टर क्या होता है ह्यूमन उससे बिहेवियर से, तो पाइपर अल्फा का एग्जाम्पल। एक दूसरा और केस है। दूसरा केस क्या है, उसमें दूसरा फैक्टर मैं बताऊंगा। 2006 उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, द डीप हॉराइजन। मैक्सिको की खाड़ी की बात है, वहाँ पे एक ड्रिलिंग रिग था। वो तो प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म था पाइपर अल्फा, ये ड्रिलिंग रिग थी, मैक्सिको खाड़ी में जो डिप्लॉयड था। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो उनके कुछ एक गेज लगे हुए थे चेक करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि वो गेज में जो रीडिंग दिखा रहा है, जो कि एक्चुअल में खतरे को बता रहा था कि नीचे प्रेशर बहुत बन रहा है कुएं के उसमें वॉल पे, वेल पे। और सीनियर लोगों ने, और वहाँ पे 3 कंपनी, एक शिप होल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और मैन पावर प्रोवाइडर, 3 तरह की अलग एजेंसी काम कर रही थी। और तीनों में ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक कोऑर्डिनेशन मतलब दुरुस्त कोऑर्डिनेशन नहीं था। नॉट गुड नहीं था, मतलब हार्मनी ऑफ द रिलेशंस ऑफ द ऑपरेशनल टास्क। उसके बाद उन्होंने एक यंग एम्प्लॉय को भेजा चेक करने के लिए, अनट्रेन्ड, अनएक्सपीरियंस्ड। उसको समझ में ना, जब उसने बताया कि ये गेज दिखा रहा हूँ, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स वेरी नॉर्मल। एंड आफ्टर दैट ए ब्लो आउट हैपेंड। मोकांडो वेल जो था उनका वहाँ पे, वेरी हाई प्रोड्यूसिंग वेल, उसमें सडनली जो गश आउट हुआ, ब्लो आउट हुआ। अगेन इंटायर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म बर्nt आउट, ओनली 11 पीपल डाइड। बट उसकी वजह से बहुत बड़ा जो है इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ। 4.5 मिलियन लैक्स ऑफ क्रूड ऑयल पूरे पानी में फैल गया। उससे मरीन लाइफ का नुकसान हुआ, बीचेस का नुकसान हुआ,
जो आदमी मरे वो हुए, जो लॉस हुआ उसको निकालने में कई साल लगे। उस ऑयल स्लिप को पूरी जो वहाँ पे फैल गया, पूरा जो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ, पॉल्यूशन हुआ, उसको निकालने में कई साल लगे। प्लस इट मस्ट बीन वेरी कॉस्टली अफेयर। Yes. पैसा लगा वो तो छोड़ ही दीजिए, अगर उसको निगेट कर दीजिए तो नहीं, तो कितना loss बड़ा तो- एनवायरमेंटल financial डैमेज loss हुआ। तो- मैरीन लाइफ, उनकी क्या गलती थी, मैरीन एनिमल्स की, हर तरह के मैरीन एनिमल्स, पक्षी हैं, नीचे रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, व्हाटएवर। अब वो पता नहीं कितने सालों में, Yes. सेंचुरीज में जाकर के वो तो ह्यूज, तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की जब दुर्घटनाओं की बात होती है और जब ह्यूमन बिहेवियर फैक्टर की बात होती है, दे आर द टू बिगेस्ट एग्जांपल्स। और डीप होराइजन, यू मस्ट सी दैट मूवी। एंड उसके बाद ये नुकसान हुआ। इसमें गलती क्या थी? दे टुक इट फॉर ग्रांटेड कि जो गेजेज वगैरह बने हैं, तो कभी अगर किसी गेज ने ठीक से बिहेव नहीं किया तो यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि एवरी टाइम गलत ही चलेगा। आप अनट्रेंड आदमी को, जहाँ पे एक्सपीरियंस आदमी को भेज के चेक कराने की जरूरत है, आपने अनएक्सपीरियंस डबल चेक तो करना था। तो इसका मतलब आपने सिस्टम को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया। तो डोंट टेक द सिस्टम फॉर ग्रांटेड। हम अमूमन लाइफ में क्या करते हैं, जब हम चीज़ों को ग्रांटेड फॉर ले लेते हैं कि ऐसा ही होता है, चलता है अप्रोच, डिसास्टर का सबसे बड़ा रीजन। और यही ह्यूमन बिहेवियर फैसेट है जो कि हमारे को, तो ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ा विलन है। इट्स ए फैसिलिटेटर ऑफ डिसास्टर। करेक्ट। लेकिन अगर इसको सही तरीके से, इस बिहेवियर को म्यूटेट किया जाए, इस बिहेवियर का जो व्यवहारिकता ज्ञान है किसी चीज़ को डील करने का, उसको सही तरीके से अगर चैनलाइज किया जाए, तो वही इसका बहुत बड़ा सेवियर भी बन सकता है। सर, हमने ये इतने अच्छे एग्जांपल्स देख लिए कि ह्यूमन बिहेवियर की वजह से ये डिजास्टर, इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए। ये तो एग्जाम्पल थे जिससे कि अभी हमने लेसन जो लेना है और समझना है कि आप इस ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए। कम से कम जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जीरो तक लाने की कोशिश। बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि ह्यूमन बिहेवियर की वजह से जो डिसास्टर होते हैं उसको जीरो पे तो नहीं लाया जा सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन एंगल इज इन्वॉल्व। और आप कहीं पे भी गौर करें, आप कोई भी सेटअप बनाते हैं, आप कितना भी मशीन लगा दें, ऑटोमेटिशन कर लें, कुछ भी कर लें, उन सब के फोकल पॉइंट में, सेंटर में अगर आप देखें तो देयर इज ऑलवेज मैन। बिल्कुल ह्यूमन। कल को कंप्यूटर भी आ जाएंगे, रोबोट भी आ जाएंगे, सब कुछ, उनको चलाने वाला तो एक मैन ही होगा ना कहीं से कंट्रोल कर रहा होगा। बिल्कुल। हो सकता है जहाँ पे 100 कंट्रोल करते हैं, एक कंट्रोल आज एक कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ, ह्यूमन है तो वहाँ पे अगर वो जो आदमी की पोजीशन पे ऐसी जगह पे बैठा है, अगर वो कॉम्प्लेसेंट हो, इनकंसिस्टेंट हो, कैजुअल हो या अलर्ट नहीं है, तो ट्रेनिंग में कमी रह गई हमने है। तैयार, तो अब फर्क कहाँ पे आएगा? तो ये सारी चीज़ें क्यों होंगी? पहली बात कि उसको उस काम के लिए ठीक से ट्रेन नहीं किया है, उसको ठीक से मोटिवेट नहीं किया है, बिल्कुल, उसमें सिंसियरिटी पैदा नहीं की है, और उसके अंदर वो जो इन्वॉल्वमेंट की भावना पैदा करनी चाहिए वो नहीं है। तो सारी चीज़ें काम जो है फ़र्क पड़ता है। अब इसको मैं दूसरे तरह से आपको समझाता हूँ। क्या होता है, हम सब, चूँकि आप भी आर्मी से हैं, डिफेंस फोर्सेस से, मैं भी हूँ, मैं फाइटिंग आर्म से हूँ और आर्मर कोर में रहा हूँ, टैंकों वाली फ़ौज में। तो हम फौजियों को एक बात बताई जाती है, हम प्रण लेते हैं जब हम पास आउट होते हैं, चाहे हमारा जवान हो, हमारे या अफसर हो, तो हम एक प्रतिज्ञा करते हैं। जिस दिन हमको फाइनल तैयार कर दिया जाता है कि अब आप बिल्कुल लॉन्च पैड पे आ गए हैं, तैयार हैं आप, कि मैं जल थल नभ किसी भी जगह पर अपने से सीनियर के हुक्म पर अपने जीवन की सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। तो अब उस बंदे के अंदर जब ये भावना पैदा हो गई, ये भावने को डाल दिया कमिटमेंट के तौर पे कि, तो वो कभी कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो भागेगा नहीं। बिल्कुल। हमारे काउंटर पार्ट किसी भी इंडस्ट्री में है, कॉर्पोरेट में है, केमिकल इंडस्ट्री में, या सबसे डेंजरस ऑयल इंडस्ट्री में है, कहीं पर भी है, उनके साथ ऐसा बंधन या ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर कोई बंदा खुद से कमिटेड है तो सेल्फ मोटिवेशन से कम है। बेसिकली सिविल और कॉर्पोरेट अदरवाइज कल्चर। डिसास्टर क्या है, क्या पहले लेट्स अंडरस्टैंड डिसास्टर वंस अगेन। डिसास्टर वो चीज़ है, एक ऐसी घटना जो सडन है, अचानक है,
और जब हो जाती है तो हम अपनी खुद की काबिलियत या रिसोर्सेज के द्वारा उसको डील नहीं कर सकते और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। आप इसको परिवार में लगाने अप्लाई कर लें इस फार्मूले को, आप इसको सोसाइटी में लगा लें, आप इसको इंडस्ट्री में लगा लें, आप इसको देश में लगा लें, समाज में लगा लें, कहीं भी लगा लें। लेवल चेंज हो जाएगा, मात्रा चेंज हो जाएगी, फंडामेंटल कोर जो इसकी डेफिनेशन है वो यही रहेगी। अब बिहेवियर क्या है? हम बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर पता तो होना चाहिए। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर वो चीज़ है जो आदमी हो, जानवर हो या कोई भी हो, मतलब जिसमें जान है, उसके ऊपर जब कोई बाहरी या अंदरूनी दबाव या इम्पैक्ट या ऐसी कोई चीज़ हो, स्टिमुलाई, कोई ऐसा स्टिमुलाई उसके ऊपर असर डाले, तो उस समय वो किस तरह से उसका जो एक्ट करता है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ सडनली और यहाँ सांप आ जाए, अगर दो रिएक्शन होती है तो मैं भाग जाऊँगा, मैं बोलूँगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसको दबाने की कोशिश करूँगा, पकड़ूंगा। तो हर आदमी का अपना रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन बेस करेगा कि उसको किस तरह से ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए तैयार किया गया है। सवाल ये है कि हर आदमी को हर तरह के डिसास्टर के ट्रेन करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। आप कितनी कोशिश कर लें, तो ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब उस आदमी के अंदर एक फंडामेंटल कोर वैल्यू डिसास्टर से लड़ने की डाल दी गई है, बाकी वो खुद से लड़ लेगा। अब जैसे फिर से मैं फौज का एग्जांपल दूंगा। जब ऐसे बहुत से स्पेशल मिशन होते हैं तो हमारे यहाँ स्पेशल फोर्सेज होती हैं, चाहे नेवी में हो हमारे मरीन कमांडो हैं, एयरफोर्स पे तो गरुड़ा हैं, और अगर आर्मी से हैं तो पैरा कमांडो फोर्सेज हैं। उनको नॉर्मल रूटीन ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनको वहाँ के लिए कहाँ किया जाता है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ के लिए होता है। बिल्कुल उसी तरह हमको जीवन में ऐसे जो भी आदमी हमारे लोग हैं, तो हमको बिहेवियरली सबको म्यूटेट करना पड़ेगा। म्यूटेशन से मेरा मतलब जैसे ज़मीन का म्यूटेशन हुआ था कि आपके नाम पे थी अब मेरे नाम पे आ गई, तो म्यूटेशन हो गया। उसी मुताबिक हमने अपने जीने के तरीके में वो नई सोच, वो नए तरीके और उस तरह की चीज़ें डालनी कि अगर हम जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन में फेस करें तो हमें डरना नहीं है, हमें भागना नहीं है। अब एक और थोड़ा मैं चीज़ लेता हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि कोटा में फलाने बच्चे ने आत्महत्या कर ली, ऐसे उसके ऊपर क्या बात होगी कि आत्महत्या कर ली? क्योंकि उस बच्चे को उस सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन से गुजर रहा था, पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा था, फेल्योर का असर था या जो भी था, माँ बाप ने उसको तैयार नहीं किया था। बिल्कुल ये कम्युनिकेशन रखना था उस बच्चे के साथ कि बेटा कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ, अच्छा बुरा कुछ भी हो हमसे शेयर करना। अगर उसके अंदर ये भावना और ये विश्वास हो कि मैं कुछ भी हो जाए मैं शेयर करूँगा तो मेरे को डांट नहीं पड़ेगी, मेरे को ऐसा नहीं बोला जाएगा, वैसा नहीं बोला जाएगा, लाखों खर्च कर रहे हो तुम उधर जाके खराबी कर रहे हो, बिल्कुल। तो उस बच्चे को विश्वास हो आत्महत्या नहीं करेगा। क्यों कर रहा है? वो तो लड़ाई के फ्रंट पे नहीं है, उसके ऊपर कोई बम नहीं गिरा, कोई मिसाइल नहीं गिरी, क्यों मर रहा है? क्योंकि बिहेवियर तरीके से तैयार नहीं है। आजकल प्रॉब्लम यहीं पर है कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें जो हो रही हैं, कैसी भी हो रही हैं, जहाँ पर इस तरह की कमजोरी आती है, आदमी भागता है, जीवन से भागता है या कठिन सिचुएशन से भागता है। वो इसलिए भागता है कि उन सब चीज़ों से लड़ाई करने के लिए उसके अंदर जो एक बेसिक सिखलाई डालनी चाहिए, उसको जिस तरह से ट्रेन करना चाहिए, उसके बिहेवियर को उसके लिए तैयार नहीं किया गया है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए, स्कूल से ही? इसको मैं दो तरीके से आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, मैं जब अपनी स्टडी कर रहा था रिसर्च के लिए, तो मैंने बहुत से डॉक्यूमेंट्स को देखा, SOPs को पढ़ा, हर डिपार्टमेंट की, हर कंपनी की, ऑयल इंडिया की भी पढ़ी, मतलब अपने यहाँ मिड स्ट्रीम की जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद अप स्ट्रीम की जो है, अप स्ट्रीम की दो मेजर हैं हमारे यहाँ, ONGC है, ऑयल इंडिया है, उसके बाद प्राइवेट में है रिलायंस है, वेदांता है, SRH हैं। उसके बाद मिड स्ट्रीम की पढ़ी हमने, डाउन स्ट्रीम की पढ़ी। डिसास्टर में कहीं भी कोई भी आदमी अपने SOP में सब कुछ बात करता है, कमांड कंट्रोल कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन लोगों को बिहेवियरली कैसे तैयार करना उसके लिए कहीं नहीं लिखा है। हमारे जो गवर्नमेंट्स के सारे मैनुअल्स हैं,
ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें भी बिहेवियर के ऊपर कहीं कोई एक लफ्ज़ नहीं लिखा है। सर मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको यहाँ पे। गुड दैट यू स्पोक, ये आपने बताया उस इंडस्ट्री का। मैं तो एविएशन इंडस्ट्री में हूँ, आर्मी में भी फ्लाइंग किया, सिविल में भी फ्लाइंग कर रहा हूँ, और अभी ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं सिविल में भी फ्लाई करते हुए। और हमारे यहाँ हम लोगों की जो है जो क्लासेस होती हैं, और उसको रिकरेंट ट्रेनिंग कहते हैं। एक सब्जेक्ट हमारा होता है CRM, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। यस। और उसी तरह से हमारे साथ में जो है जो डिस्कस किए जाते हैं, जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं डेंजरस चीज़ों के साथ में, अदरवाइज़ वो क्यों हुए हैं। और ह्यूमन फैक्टर हमारे यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर एविएशन इंडस्ट्री में माना जाता है। एक कड़ी जो सबसे कमज़ोर होती है, ह्यूमन फैक्टर में सिर्फ पायलट नहीं होता है, पूरा एक उसके इंजीनियर्स हैं, इकोसिस्टम है। मेंटेनेंस स्टाफ है, आपका कमर्शियल है, आपके बाकी सपोर्ट स्टाफ हैं, वो सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ भी कॉस्ट कटिंग होती है, जहाँ भी ऐसी दिक्कतें आती हैं, जहाँ मेंटेनेंस लैप्सेस होते हैं, जहाँ SOP फॉलो नहीं होती है, ये सारी चीज़ें जो है हर एक एक्सीडेंट के बाद में उसका एनालिसिस होता है। और ह्यूमन फैक्टर को जो है धीरे-धीरे जितने एक्सीडेंट हुए सबके एनालिसिस के बाद में अलग-अलग कंट्रीज़ के अलग-अलग जो है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडीज़ हैं, जो कि उसके रिकमेंडेशन निकालती हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमारे यहाँ एविएशन इंडस्ट्री में ह्यूमन फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आई एम सरप्राइज़ कि वो ये चीज़ बाकियों में क्यों नहीं परकोलेट होती हैं, और क्यों नहीं जो है वो इंडस्ट्री भी जो है इनको आपको एक शामिल बात करती बताऊं है। कि आप उस इंडस्ट्री में हैं और उस जॉब पे हैं जहाँ पे हर फ्लाइट जब आप टेक ऑफ होता है, खैर आदत पड़ जाती है परिवार वालों की, लेकिन कहा यह जाता है कि जब तक वो वापस ना आ जाए कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल हाई रिस्क फैक्टर है सब में, है ना। हाँ। हालांकि तो इसके बावजूद भी एविएशन इंडस्ट्री जो है नंबर वो ऑफ पैसेंजर्स सेफेस्ट है। वो सेफेस्ट है। एंड yes। वाई नहीं, वो सेफेस्ट क्यों है? इतना हाई रिस्क होने की वजह से सेफेस्ट क्यों है? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स उसमें जो है हमने उसको कंसिडर कर करके उनका मिटिगेशन का वो क्या, उसके बावजूद भी जब भी थोड़ा भी कुछ होता है फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसकी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होती है। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। अब होता क्या है, अब होता क्या है देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन हाईलाइट जरूर करूँगा। हमारी बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली डेंजरस इंडस्ट्रीज़, सुन के आश्चर्य होगा कि जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उनकी जब इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी रिपोर्ट पे जो एक्शन होना चाहिए, एनवायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल, और वाइड स्कोप एनवायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए कि लास्ट मैन को पता होना चाहिए। सही बात। क्योंकि किसी भी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, देश में, परिवार में उसकी सबसे मजबूत जो अगर वो होता है, उसको अगर आंकना है तो उसकी जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उसकी ताकत होती है, वही उस संगठन की ताकत होती है। बिल्कुल। तो अगर हमारा जो लास्ट आदमी है, जो रात को जो है 12 बजे से सुबह 8 बजे की ड्यूटी पे बैठा है, अगर वो आदमी हमारा अच्छे से ट्रेन और तैयार नहीं है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम तैयार हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो रिपोर्टें होती हैं उनमें कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जहाँ पे जो है शायद कुछ लोगों के फंसने के चांस होते हैं, हाँ, उनको, तो उस वजह से उनको हशक कर दिया जाता है। बिल्कुल। और हम सब ये देखते हैं कि देश में बहुत सी इंक्वायरीज होती हैं, इंक्वायरी ऑर्डर ये होता है, इंक्वायरी का हुआ क्या उसका पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो जब तक हमारा इस तरह का नज़रिया और सोच किस भी लेवल पे रहेगा, चाहे संगठन लेवल पे हो, चाहे इंडस्ट्री लेवल पे हो, चाहे कंट्री लेवल पे हो, तो हम इन हादसों से गुजरते रहेंगे। हमने इनसे कोई समझौता नहीं करना चाहिए, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री में होता है, कोई समझौता नहीं होता। तो इसलिए जो है आप ये क्लेम भी कर सकते हैं कि हम वी आर द मोस्ट डेंजरस इंडस्ट्री, स्टिल वी आर द सेफेस्ट। यू कैन क्लेम इट, यू कैन क्लेम इट विद योर चेस्ट अप। लेकिन बाकी इंडस्ट्री इस बात को क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है, ज़रूरत इसी बात की है, क्योंकि हमको ये मानना पड़ेगा कि गलतियां होती हैं और ह्यूमन से होती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे होते हैं कई, अब इसको डील करने का तरीका क्या है, अलग अलग नाम है इनके, लोगों के नाम से बने हैं। कुछ एक चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि लोगों में ओपननेस होनी चाहिए। अब क्या होता है, आदमी क्यों नहीं बताता बहुत सी चीज़ों को, गलती के बाद अगर मैं बोल दूंगा तो जो मेरा सीनियर है उसको लगेगा कि मेरे खिलाफ हो गया, करेक्ट है ना। दूसरा, अगर मैं बोलूँगा तो जो है
सिस्टम की कोई चीज़ खुल जाएगी, हम्म, और अगर मैंने बोल दिया तो मुझे डर लग रहा है, मैं खुद इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कि यार बाकी तो किसी ने बोला नहीं और मैं बोल रहा हूँ, मैं अकेला। इसका मतलब मेरे को पता नहीं है। हम्म, तो हर आदमी यस मैन बन गया कि मैं क्यों बताऊँ। हम्म, तो इन सबको हटाने का तरीका क्या है? पहले तो आप लोगों के अंदर इस बात को पैदा करें कि हर आदमी शेयर कर सके। हम्म। सीनियर्स को पता होना चाहिए, अगर मेरे खिलाफ भी कुछ बंदा बोल रहा है तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। बेसिकली ये वॉलंटरी रिपोर्टिंग का एक सिस्टम है जो कि एविएशन में है। वॉलंटरी रिपोर्टिंग, आपने कोई चीज़ होती हुई देखी, आप उसको बताइए, ठीक है। अगर आपको अपना नाम नहीं बताना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बताइए, एटलीस्ट नॉलेज बताइए में तो जरूर। आए, नॉलेज में तो आए, बिल्कुल। ठीक है। तो वो जो वॉलंटरी रिपोर्टिंग है उसके लिए सभी को फ्री किया हुआ है। दूसरी बात है कि आप जो है वो एक जो हैज़ार्ड की रिपोर्टिंग होती है, वो हैज़ार्ड रिपोर्टिंग भी जो है बॉक्स रखा हुआ है, उसमें जो है आप जो है ऑपरेशन हैज़ार्ड रिपोर्ट OHR बोल करके, उसमें जो है आप जो भी आपने नोटिस किया है, आपने नोटिस किया कि भाई वो सीढ़ी पे से वो जो स्ट्रिप निकल गई है, जिसमें जिससे कि वो जो है एंटी स्किड स्ट्रिप निकली हुई है, कोई फिसल करके गिर सकता है, चोट लग सकती है। करेक्ट। आपने आपने उसमें डाल दिया, कोई देखने वाला है उसको, ठीक है, वो देखेगा, उसको बताएगा कि भाई ये ठीक करो। कहीं अब कोई स्पिल हुआ है, कहीं कोई चीज़ है, मार्किंग कहीं की जो है ऑब्ट्रेट हो गई है, ठीक है, वो सब चीज़ें तो छोटी-छोटी चीज़ें, एक आदमी ऊपर बैठ करके मैनेजर जो है सब कुछ नहीं नोटिस कर सकता है, लेकिन उसको सारी इनपुट इधर से सब जगह से मिल रही है। तो ये जितनी इस टाइप की रिपोर्टिंग है, वॉलंटरी रिपोर्टिंग है, ऑपरेशनल हैज़ार्ड रिपोर्टिंग है, ये सब चीज़ें सिस्टम को एक्चुअली सेफ बनाती हैं। अब वही होगी ना, आपने सिस्टम की बात की। अगर सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में, हुँ, हर आदमी सिर्फ अपना काम करे, सिर्फ, हाँ, वो तो है। तो सिस्टम में फेल्योर होगा ही नहीं। बिल्कुल। इसको आप समाज में ले लें, हुँ, परिवार में ले लें। हुँ, अब आज की तारीख में आप देख लीजिए, बहुत सी पारिवारिक घटनाएं, समाज में घटनाएं होती हैं। रोड रेस के ले लीजिए, हुँ, या पार्किंग के लिए झगड़े की बात समझ लीजिए। हुँ, लोगों में हुँ, अंदर हुँ, धीरज नहीं है। नहीं है। अधीरज क्यों नहीं है? कि उनको बताया नहीं, घर परिवार में जो बच्चे बड़े हो रहे थे हुँ, कि यार धीरज भी एक चीज़ है, होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। बिल्कुल। लाइन में खड़े होना हाँ, है, वेट करना है। वेट नहीं कर सकते। हुँ, तो ये सब बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं। हुँ, अब मैं बहुत बचपन में जाऊंगा। पहले ना पढ़ाया जाता था जब, तो स्कूल के करिकुलम में, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो एक हमारा क्लास होता था सदाचार की बातें। हुँ। आज शायद उसको मॉरल साइंस बोलते हैं, पता नहीं है कि नहीं है मॉरल साइंस आज की मॉरल तारीख से में। हम लोग के टाइम के था, हमारे टाइम। तो सदाचार की बातें का जो लेसन होता था, उसका जो टेस्ट होता था, हुँ, उसका भी एग्ज़ाम होता था, और उस एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी होता था। आजकल शायद है नहीं, और पासिंग है या नहीं है। तो जब सदाचार ही हट गया हुँ। तो बाकी अनाचार तो अपने आप घुसता जाएगा। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई। हुँ, आज की तारीख में आप कहीं भी चले जाइए, हुँ, आदमी, आप किसी को कोई चीज़ करेक्ट बताइए हुँ, तो उसको शायद लगता है कि आप ज्ञान दे रहे हैं। हुँ, अगर हम बड़े हैं तो हमारा ज्ञान देने का हक है, हुँ, तो लेकिन उसको लगता है कि ये क्यों दे रहा ज्ञान। हुँ, लेकिन सही चीज़ आप बताएं तो एक्सेप्ट तो करो। बिल्कुल। कैजुअलनेस हर जगह है, हुँ, कॉम्प्लेसेंसी हर जगह, और चलता है, एटीट्यूड हर जगह है। हाँ, आजकल परिवार टूट रहे हैं इसी वजह से। हुँ, पहले परिवारों की लाइफ होती थी कि आदमी, दो लोग मिले तो जीवन में जब भगवान ने बोला तुम आ जाओ तो अलग हुए। आज तो कई बार बीच में अलग हो जाते हैं मिलके, फिर खैर वो तो एक अलग चीज़ हो गई। वो अलग चीज़ हो गई। हाँ, हम अभी इस पर वापस आते हैं कि जो है जो चीज़ें नहीं, जो बिहेवियर का इशू इसमें भी है ना। हाँ, नहीं, इसमें भी बिहेवियर है। बिहेवियर का इश्यू तो है सर इसमें। वो ये समाज से रिलेटेड भी हो गया है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम जो है बच्चों को जब स्कूल में ही जब हम ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं तो उनको बताना चाहिए कि भाई सड़क पर सेफ्टी के लिए जो है रूल रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी है कि कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पहले देखिए उसको कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। हर एक के साथ में कुछ न कुछ तो उसके ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो आपके साथ में कुछ न कुछ हादसा होगा। हम तो बस जो है पैकेट खोला, स्विच ऑन किया, सब कुछ है। नहीं भाई, देख लीजिए उसकी कोई लिमिटेशन होगी। हर चीज़ के साथ में जो है एक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन होता है। हर चीज़ का काम करने का तरीका होता है। किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी जगह आप जाते हैं, वहाँ के रूल रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करिए। इंडस्ट्रीज़ में हर जगह पर एसओपीज़ होती हैं। एसओपी को तो लोग जो है फॉलो ही नहीं करते हैं। जब एसओपी को फॉलो नहीं करिएगा तो फिर आपके यहाँ जो है हादसे होंगे। क्या है कि
बिल्कुल सही बात है, एसओपी का फॉलो होना चाहिए। फिर क्या होता है, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हमारे ऊपर हैं, अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं हमारी प्रॉब्लम है, हमारी गलती है। कुछ चीज़ें ये हैं कि जिन्होंने फॉलो करने के लिए हमको बताया फॉलो करना है, उनको भी जो उनके लेवल पे फॉलो होना है वो भी तो होना चाहिए ना। एब्सोल्युटली, तो हर लेवल पे। हर लेवल पे। तो अगर हम इसको कंपार्टमेंटलाइज एचलॉन में बांट दें, तो हर एचलॉन के ऊपर जो आदमी है, जो कंट्रोलिंग लोग हैं, जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जो इवॉल्व करने वाले लोग हैं, उनको जो स्पेशली जो इवॉल्व करने वाले लोग हैं, जिनको और इम्प्लीमेंट करने वाले, उनको इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि जो चीज़ें आपने बनाई हैं, अगर उस पर ज़रूरत है, अगर उस पर कुछ क्वेश्चन हो रहा है, तो दे शुड बी प्रैग्मेटिक टू एक्सेप्ट इट, अगर सही चीज़ है, एंड करेक्ट इट। डोंट पेनलाइज द पर्सन हु इज रेजिंग ए फिंगर एट यू। करेक्ट। तो प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है कि लोग दिल पे ले लेते हैं, और दिल के बाद फिर वो जो है उसका मलाल दूसरे तरह से निकालते हैं। तो हम सबको जो है, स्पेशली वो लोग जो हम डेंजर सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जो डिसास्टर से डील कर रहे हैं, हमने सबसे पहली बात ये करनी है, उनको ट्रेन करना है, अच्छे से ट्रेन करना है, और ट्रेन के बाद रेगुलर टेस्टिंग करनी है, उनको मोटिवेट करना है। मोटिवेशन के साथ साथ उनके अंदर इस बात को चेक भी करना है कि वो वाकई में उस बात को सही पे उस पे आ रहे हैं, और रेगुलर रिफ्रेशर भी करना है। अब क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ें होती कि आपने उनको जो ऑफशोर वाली, जैसे मैं ऑल इंडस्ट्री से बात करूँगा, मेरा उससे ज़्यादा लगाव है, कि आपको उन्होंने जो है स्विमिंग ट्रेनिंग करा दी, ऑफशोर में सी ट्रेनिंग करा दी, ठीक है, लेकिन उसके कनेक्शंस क्या हैं? अब अगर ऑफशोर में प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने मेरे जैसे नॉन स्विमर को पोस्ट कर दिया, मान लीजिए, तो ही व्हेन ही गोइंग देयर ही मस्ट बी ट्रेन्ड एज ए स्विमर, नहीं तो मैं तो एक लायबिलिटी हो गया पहले दिन से ही। बिल्कुल। तो जिस जगह पे आप, जिस सिनेरियो के लिए आप जा रहे हैं, उस सिनेरियो के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे डिफेंस फोर्सेज में क्या होता है कि आप जहाँ के लिए भी जा रहे हैं, अगर आप डेजर्ट पे पोस्टेड हो जा रहे हैं, तो उमूमन उसको आपको कुछ ओरिएंटेशन कोर्स करा देते हैं कि आप डेजर्ट्स की क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छाइयाँ हैं, खराबियाँ हैं। जंगल वॉरफेयर के लिए जा रहे हैं तो आपकी क्या है? नहीं, अभी मैं इसी में बताऊंगा आपको। जैसे बीइंग हेलीकॉप्टर पायलट और ऑफशोर फ्लाइंग के लिए जब हम जाते हैं, तो हमारी हेलीकॉप्टर अंडर वाटर इग्रेस ट्रेनिंग होती है, ह्यूज ट्रेनिंग होती है कि उसमें पहले मुझे लगा, जब मैं शुरू में ज्वाइन किया, मुझे लगा हाँ, पायलट्स के लिए तो ठीक है। फिर देखा कि जो ONGC के जिनको भी हम लेके जाते हैं, पैसेंजर्स जाते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी कराते हैं कि अच्छा ये भी होता है कि भाई पैसेंजर को, बिकॉज अगर आपको डिचिंग करनी पड़े, यानी समुद्र में लैंड करना पड़ गया, ठीक है, और हेलीकॉप्टर डूब रहा है, अब उसमें से आपको निकलना कैसे है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग है। क्योंकि सभी लोग जो है वो वेस्ट पहन करके में वेस्ट पहन करके हाँ, बैठते हैं, वो सेविंग हार्नेस पहन के जाते हैं। हाँ, करेक्ट। वो पहन के जाते हैं। उसको कैसे फुलाना है, अगर आपने बताया नहीं तो पहले ही फुला दिया तो वो उसके अंदर ही फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा। तो ये सारी ट्रेनिंग होती है। तो जो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे भी हाई रिस्क हैं, हाई हैज़ार्ड्स हैं, उनके यहाँ जो है ये ट्रेनिंग का प्रोविज़न है। कितनी सीरियसली होती है वो मैटर करता है, सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं बड़े अच्छे बने हुए हैं वैसे देखा जाए तो। अगेन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद, जैसे आपने अभी तक हम डिस्कस किया और आपकी जो है एक्सपर्टीज़ उसमें है कि ह्यूमन बिहेवियर, इन सब के होने के बावजूद चीज़ें होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि जो है जो लोग इन्वॉल्व हैं उनमें कहीं न कहीं वो जो है एक लैक्सिटी है, जो सीरियसली लेते नहीं चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। अगेन SOP बनी होने के बावजूद जो फॉलो करना है। दोस्तों अब थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। अब रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? पीछे 2-3 बड़े अच्छे एक्सीडेंट हुए कि एक 15 साल का बच्चा लेके निकल गया, कई लोगों को मार दिया उसने। तो पहली बात तो पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है। उसके बाद अगर जो बड़े लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं उनको लाइसेंस मिल गया है, सड़क के एटिकेट के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, स्ट्रिक्टनेस के बारे में उसको नहीं बताया गया, तो लोग जिस तरह से गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइसेंस का जो प्रोसीजर है बड़ा जिनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो लैग्जिटी की आपने बात की, उसके बाद और भी बहुत से फैक्टर आ जाते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ लाइसेंस मिलता है, किस तरह से लाइसेंस की प्रक्रिया होती है। तो हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं देयर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ
ढीलापन, ह्यूमन फैक्टर जो है हर जगह है, जहाँ की which वो are questionable, which हाँ, make the entire system हम्म, questionable, and because of that जो हमें आउट प्रोडक्ट मिलता है हम्म, वो डिफेक्टिव हो जाता है। और जब डिफेक्टिव होता है तो उसकी कैजुअलिटी हम्म, हम आप में से कोई ना कोई होता है। बिल्कुल, और उनके परिवार वाले जो है, बिल्कुल, हु सफर्स। हम्म, क्योंकि जब हम इन सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए। जो भी इसके रेगुलेटर्स हैं, हम्म, गवर्नमेंट में हैं, सोसाइटी में हैं, परिवारों में हैं। क्योंकि रेगुलेटर तो हम सभी, अगर हम पेरेंट हैं तो हम रेगुलेटर हो गए अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि वी शुड टेल देम द राइट थिंग्स। जीवन में जीने का सही तरीका हम उनको समझाएं। अगर हम नहीं समझाने के, अगर शायद हम ही नहीं समझे तो हम उनको कैसे समझाएंगे? हाँ, वो जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जो है Yes. अगर पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाया है कि भाई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, लेकिन अगर वो खुद वायलेट कर रहे हैं, बच्चे को पीछे बैठा करके स्कूल छोड़ने जा रहे हैं उल्टे डायरेक्शन से, ऑब्वियसली फिर जो है वो बच्चा क्या सीखेगा। इनफैक्ट उस मैंने सुना है कि बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स को कि पापा उल्टे क्यों चल रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। और ये सेंस जो है स्कूलों से ही शुरू होना चाहिए। स्कूल में ही पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पिताजी अगर तुमको उल्टे डायरेक्शन लेकर के आए तो अगले बार टोक देना। बिल्कुल। और बच्चे डरते नहीं हैं, बच्चे टोक देते हैं। तो शुरू में टोक देते हैं जब ये तक वो शुरू से इनोसेंट है, हाँ। बाद में वो भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। वो सर वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो जो एटिकेट्स और जो है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने का जो एक अंदर जो है जो उनकी हैबिट डालनी है, वो शुरू से होनी चाहिए। तभी जा कर के जो है आप देख लीजिए जापान जैसी कंट्री में जो है, और हमारे जैसे कंट्री में बच्चों का स्कूल से ही जो है जो ग्रूमिंग होती है, इसीलिए जो है वो इतना फ़र्क होता है। जो ह्यूमन फैक्टर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो वो शुरू से ही उसको ग्रूम करना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है? और बाकी जिस इंडस्ट्री में जाते हैं वहाँ तो जो है उनकी ज़िम्मेदारी है लोगों की जो है ट्रेन करने की वो तो उनको। इंडस्ट्रियल सेटअप है, उसकी अपनी खुद की बिल्कुल, रिक्वायरमेंट है, अपनी जो है ट्रेनिंग है, सब कुछ करना पड़ेगा और करना चाहिए लोगों लोग। प्रॉब्लम है वहाँ भी कर दे। अब उससे क्या होता है, अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री में या ऑयल इंडस्ट्री में या किसी भी डेंजरस इंडस्ट्री में अगर हादसा हो जाता है, सफ़र कौन करता है? जो आदमी ऑन द स्पॉट हो तो गया ही, बाकी उसके बाद कंपनी का लॉस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, प्रॉपर्टी का लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। फैमिली के पूरे है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सफ़र करता है आसपास का आदमी। सबसे ज़्यादा तो उनके जो अफेक्टेड हैं ना, जो बाउंड्री प्लेयर्स, उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो अब वो बाउंड्री प्लेयर्स क्यों मारे जाते हैं? इसलिए मारे जाते हैं क्यों किसी ने ठीक से अपना काम नहीं किया है। अब आपको बताऊं जो है एक घटना, एक और ऑयल से रिलेटेड, टीपीएल हमारे यहाँ बोलते हैं, पाइपलाइन जो हमारी जाती है क्रूड ऑयल की, 6 इंची से जो बड़ी पाइपलाइन है। अब गवर्नमेंट का ऑर्डर है और सेफ्टी रेगुलेशन भी यही रिक्वायरमेंट है कि उसके जो है 15 मीटर के अंदर में पाइप, 3-4 मीटर नीचे पाइपलाइन जाती है और 15 मीटर दिस साइड, दैट साइड, बोथ साइड, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कोई सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़मीन कब्जा करने के लिए लोग इसके करने के लिए बना लेते हैं। अब एक मेरे सामने हादसा हुआ, पाइपलाइन क्रूड की हमारी फट गई और उसके ठीक बगल में जो है घर बनाया हुआ, तो उसको वार्निंग दी गई थी, कब्जा करके घर उसने बनाया हुआ था, पूरा क्रूड उसके घर में घुस गया। लकली उस समय जो है कोई गैस नहीं ऑन थी, कोई चूल्हा नहीं ऑन था, बच गए वो लोग, हटाया गया। अब होता क्या है, उसका आधा कंपनसेशन चाहिए। तो मेरे ऐसा एक वहाँ पे खड़ूस आदमी था, उसने बोला तुम्हें तो कंपनसेशन मैं बिल्कुल नहीं देने लूँगा, उल्टा पनिशमेंट मिलनी चाहिए और फाइन लगना चाहिए। तो ऐसे जितने वहाँ पे घर थे किसी को कंपनसेशन हमने नहीं लेने दिया। तो ये है कि हमने कई जगह पे काइंड भी नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। दोज हु आर एट द प्लेस हेल्म हु हैज़ टू टेक द डिसीजन, इफ़ यू हैव टू टेक हार्ड डिसीजन यू मस्ट टेक। क्योंकि अगर आप हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे, हर जगह आप सॉफ्ट रहेंगे, तो हम ह्यूमन फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये ऐसे ही है कैजुअल होता जाएगा, कैलेस होता जाएगा और लोग ऐसी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड चलता है एटीट्यूड में जीते रहेंगे। सर मेरे ख्याल से हम लोग इस पर बातें करते ही रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अल्टीमेटली जो है जो हम लोगों को करना चाहिए वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, एसओपी फॉलो करनी चाहिए, बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए ग्रूमिंग की, बड़े लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो
सेफ्टी की तरफ जो है उसका झुकाव होना चाहिए। हमको कोई रूल तोड़ करके जो है हमने कोई जो है मेडल या कोई टाइगर नहीं बन जाना है, ये सोच करके चलना चाहिए। रूल फ़ॉलो करने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। ये जब तक हमारे दिमाग में नहीं रहेगा तब तक जो है ये सेफ्टी का थोड़ा हमें हमेशा इशू रहेगा। ठीक है सर? जीना है तो सही तरीके से जीना है, बिल्कुल सर। तो अब तो सही बिहेवियर भी फॉलो करना है, नहीं तो हमारे और जानवर में अंतर क्या रहा। वेल सेड सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।